We have discussed the background of the emergence of the term objective correlative so far. Now we are going to discuss the actual meaning of the term, its importance, its significance and its features. तो एलियट क्या कहते हैं कि द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी एकमात्र तरीका अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करने का ये है कि हम फाइंड कर ले ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को, जो हमारा ध्येय है उससे कोरिलेट करने वाली इमेजरी को स्थापित करके ही हम अपने इमोशंस को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का मतलब ये है कि हम जनता के हृदय में जिस प्रकार के इमोशंस को इवोक करना चाहते हैं, हमें उसके लिए जो कैरेक्टर है उसके आसपास की जो इमेजरी है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है या वातावरण है, उसमें हमें उसी प्रकार के कोरिलेट करने वाली वस्तुओं को, सिंबल्स को, इमेजरीज को इंड्यूस करना चाहिए या रखना चाहिए. जैसे अगर हमें दुख का इमोशन इवोक करना है या एक्सप्रेस करना है तो हमें कैसी कोरिलेटिव इमेजरी रखनी चाहिए? हमें कैरेक्टर के चारों ओर जैसे रुका हुआ जल है, टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, पतझड़ का मौसम है, सूखी हुई फसल है, ऐसी कुछ चीज़ें सराउंडिंग में रखनी चाहिए एज सिंबल, एज इमेजरीज, कि उससे दुख के इमोशंस एक्सप्रेस हों. अगर हमें हॉरर इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं तो हमें कैसा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव करना चाहिए, यानी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कैसी कोरिलेटिव इमेजरी रखनी चाहिए? हमें पता है व्हेन वी वॉच अ हॉरर मूवी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट द डायरेक्टर डज टू इंड्यूस अ सेंस ऑफ फियर इन द ऑडियंस, लाइक the location is always scary. It's either an abandoned cemetery or a jungle or a forest. And at what time the movie is being shot, it's always the night time, because such things correlate with the objective, and the objective is to induce fear in the minds of the audience. So the objective is to induce the fear, and to fulfill this objective, the imageries, the correlative imageries of dark places, of scary places and night time are used. Now अगर हमें ऑडियंस के मन में प्यार के इमोशंस को जगाना हो, इवोक करना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे ही रोमांटिक जो इमेजरीज हैं उससे कोरिलेट करने वाली, इस इमोशन से कोरिलेट करने वाली, उन्हें हम अपने सीन में इंड्यूस करेंगे, उन्हें हम अपने सीन में रखेंगे. तो अब हमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब समझ में आया. ऑब्जेक्टिव का मतलब है कोई ध्येय या गोल, और उस गोल को पूरा करने के लिए कोरिलेटिव इमेजरीज का यूज करना ही इन होल, एज होल, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाता है. वेयर अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस एंड सिचुएशंस और अ चेन ऑफ इवेंट्स आर स्ट्रांगली लिंक्ड टुगेदर, दे आर एबल टू इवोक अ पर्टिकुलर इमोशन in the readers, and this is what called objective correlative. This ability to correlate all the essential elements in a work of art is known as objective correlative. अब ये हैमलेट तो एक आर्टिस्टिक फेलियर साबित होता है अकॉर्डिंग टू एलियट, बट मैकबेथ, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एलियट Macbeth as a work of art is, it's an ideal example of this objective correlative. Why? क्योंकि मैकबेथ में जो कैरेक्टर्स के चारों ओर की इमेजरीज हैं, उनके चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, वो इनके इमोशंस से कोरिलेट करते हुए दर्शाया गया है. इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव स्थापित होता है, एंड दैट इज वाई मैकबेथ इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. And this is what the play Hamlet is lacking. Hamlet's surroundings are unsupportive of expressing its emotions. Hamlet का जो प्लॉट था वो टॉमस काइड के स्पेनिश ट्रेजेडी नाम के प्ले से बोरो किया गया था. So in order to separate his work from Kyde's the Spanish tragedy, he experimented a lot with the character Hamlet, and in the process of doing so, Hamlet's emotions in the play become unclear to the audience. शेक्सपियर ने हैमलेट कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया कि उसे वो काइड के जो ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी थी, उसके मेन जो प्रोटैगनिस्ट था उसके कैरेक्टर से अलग कर सके, और इस चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा उसके इमोशंस को अनक्लियर कर दिया ऑडियंस के लिए. इसी वजह से हैमलेट में जो कैरेक्टर के चारों ओर का एटमॉस्फेयर है, जो इमेजरीज शो की गई हैं, वो कोरिलेट नहीं करती हैं उसके इमोशन से, एंड दैट इज़ व्हाई ही कॉल्स हैमलेट एज ए आर्टिस्टिक फेलियर. दिस इज ए थैंक यू.